2008 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट का एक लिया मौका, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद 2008 में मार्केट क्रैश हुई और वो नहीं, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। 2013 में एक दफा इन्वेस्टमेंट की, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। 2013 या 12 में जो है मार्केट क्रैश हुई और वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट उसमें वेस्ट हुई। माड़ी पेट्रोलियम 406 पे था जिस दिन मैंने उसको लेने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा शायद ये 360 पे जाएगा, वेट कर लेना चाहिए। और उसको वेट करते करते वो फिर 800 पे जाके मैंने लिया उसको। अपना हाई गेन कर चुका हो और अभी उसका डाउन स्ट्रीम डाउन ट्रेंड आने वाला हो, और जिसने हाई गेन पिछले साल नहीं किया हुआ है उसका अप आने वाला हो, तो क्या देख के क्या करना चाहिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट को। जब आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे होते हैं तो लोगों को लग रहा होता है शायद कंपनी बैठ रही है, वो कंपनी बैठ नहीं रही होती, अपनी वर्थ को इंक्रीज कर रही होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मनी माइंडसेट। पिछली 4 एपिसोड्स में हमने डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोगों को लाने की कोशिश की थी अपनी तरफ से, और आज भी हम उस टेम्पो को बिल्डअप कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में मैंने एक चीज़ कही थी और मैं यहाँ पे रिपीट कर दूं, क्योंकि वो एपिसोड 3 हफ्ते पहले रिकॉर्ड की गई थी, जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान सर्टिफिकेट जो था वो उस वक्त आई थिंक 21 रुपये या 21.5 रुपये के ऊपर अवेलेबल था। अनफॉर्चुनेटली 28 जनवरी के बाद से वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है ये पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन टर्म्स ऑफ डॉलर जो 7% दे रहा है, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। तो अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी और अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो पिछली ही एपिसोड को प्लीज़, एपिसोड नंबर 4 को आप देख सकते हैं, और डॉलर टर्म्स में अगर आप इन्वेस्ट करके 7% मिल रहा है, विच इज़ नॉट ए बैड रिटर्न। ठीक है, ये जो एपिसोड है, अगेन हमने कोशिश की है कि लोकल से डिफरेंट किस्म के लोगों को लाएं। आज जो हमारे साथ गेस्ट अवेलेबल हैं, एक उनसे उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। तो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हसैन भाई है, हसैन अली गिलानी साहब आज बैठे हुए हैं। हसैन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। लाइक भाई चलें मैंने बेसिक जी जी जी, थोड़ा सा मैं बेसिक हसैन भाई आप ही के बारे में इंट्रोडक्शन पूछूंगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें कि आप क्या करते हैं और आपका किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, फिर हम उसके बाद अगला सवाल कर लेता हूँ। बेसिकली लाइक भाई मैंने 97 में जो है वो शुगर इंडस्ट्री में जॉब स्टार्ट की एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और 2014 ऑनवर्ड जो है वो मैं हेड ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो जनरल मैनेजर जो है वो सर्व कर रहा हूँ। और बीच में जो है वो 2007-8 में केमिकल में साइड पे एक्सपीरियंस था, सारा केमिकल में, और देन बाकी जो है 27 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो शुगर इंडस्ट्री का है। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने कब की थी हसैन भाई, अगर आप बता दें? 95 में जी, और 97 में 95। मैंने जॉब स्टार्ट की जी। अच्छा, मैंने क्वाइट रिसेंटली ट्रेंड देखा है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना वो आईटी साइड पे आ जाते हैं। आप वैसे इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं, हाउ डू यू सी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का क्या अभी स्कोप है विद इन इंडस्ट्री? केमिकल होगी या नहीं, शुगर होगी? बेसिकली तो लाइक भाई जो फील्ड बेसिकली है ये इंडस्ट्री है, जो है, क्योंकि हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बैकबोन भी बेसिकली किसी भी मुल्क की जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, क्योंकि जो टेलीकॉम की तरफ जाते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के या कंट्रोल के लोग हैं, लेकिन जो पावर सेक्टर के इलेक्ट्रिकल के लोग हैं और मेनली काम उनका जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ही होता है। और जब मैंने करियर स्टार्ट किया तो मेरे पास जो है मेनली जो मेरे करियर के ऊपर है कि मैंने रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम किया, कि शुगर मिल से, शुगर तो हम मैन्युफैक्चरिंग करते ही थे, हमने पावर को भी जो है वो बना के जो है वो सरप्लस पावर को वापडा को सेल करने का स्टार्ट किया। तो वो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो है वो मेरा बेबी था। ठीक है, ये सोलर वगैरह वाले जो आप कर रहे हैं, ये पहले आप कर चुके हैं ऐसे? नहीं, सोलर नहीं है। सोलर तो एक एक काइंड ऑफ दी जो है वो रिन्यूएबल है, बट हम लोग जो है वो बगास से जो है वो एज अ को जनरेशन करते हैं। बगास से ठीक है। पावर बनाते हैं, सरप्लस पावर ग्रिड को चल जाती है, और जो स्टीम उसकी जो वेस्ट स्टीम निकलती है उससे शुगर को बॉयल करते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ दी को जनरेशन, यानी एक ही फ्यूल से हम 2 से 3 काम ले रहे होते हैं। जबरदस्त। हसैन भाई थोड़ा सा अपनी इंडस्ट्री के बारे में बता दें। काफी लिस्टेड कंपनीज में भी आ रही है, मैं आपसे कंपनीज के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन एज एन इंडस्ट्री थोड़ा सा गाइड कर दें कि शुगर इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? ज्यादातर तो हमें पॉलिटिकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ना नेगेटिविटी मिलती है
कि ये शायद प्राइस कंट्रोल होता है, पता नहीं कितने पैसे कमा रहे हैं। तो ओवरऑल आप शुगर इंडस्ट्री को कैसे देख रहे होते हैं? लाइक भाई, अगर अगर रिसेंटली देखा जाए तो शायद इतना नहीं है कि अगर 2 से 3 साल अच्छे आते हैं, 2 से 3 साल बुरे आते हैं और 1 साल अच्छा आता है और ये गेन कर रहे होते हैं। लेकिन हमने उसको ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल ज़्यादा कर लिया इस इंडस्ट्री को। लेकिन अगर दूसरा एंगल देखा जाए तो ये वाद इंडस्ट्री है जो रूरल एरिया को सपोर्ट कर रही होती है। इसके अंदर पोटेंशियल जो है वो स्टिल बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिसको हमने शायद अभी तक यूटिलाइज नहीं किया। हम तो इस वक्त उसकी शुगर प्रोडक्ट को देख रहे हैं, लेकिन शुगर प्रोडक्ट के साथ जो है अगर इसका मोलेसिस जो है वो एथनॉल के लिए जाता है। एथनॉल को भी हमने सिर्फ एथनॉल बनाने पे लेके चले गए, हमने उसको जो है वो एज अ फ्यूल यूज नहीं किया जो व्हीकल्स फ्यूल के तौर पे यूज होता है। तो अगर उसको यूटिलाइज कर दिया जाता है तो शुगर इंडस्ट्री को एक बड़ा और बूम आ सकता है। फिर उसकी जो फ्यूल है बगास, बगास को भी हम फ्यू इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने एज अ पावर सरप्लस पावर यूज किया। अगर वो सारे कर लेते हैं तो ये फ्यूल का एक बहुत बड़ा सोर्स है जो इंडस्ट्री को भी तकरीबन 2500 मेगावाट जो है वो शुगर इंडस्ट्री के पास पोटेंशियल है इस वक्त। और जो सरप्लस पावर को सेल करने का, और हम शायद टोटल 300-400 मेगावाट जो है वो सेल कर रहे हैं, बाकी जो है वो वेस्ट हो रही है एनर्जी। फिर उसके साथ इसका मड है, उस बाई प्रोडक्ट को यूज किया जाए तो फर्टिलाइजर एज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज हो सकती है। ऐश है इसकी जो है वो, उसके अंदर सल्फर कंटेक्ट और ये चीजें जो है वो ज्यादा, पोटाश ज्यादा है, उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। तो उसकी बड़ी बाई प्रोडक्ट है जिनको हम अभी यूटिलाइज ठीक तरीके से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री का वो प्रॉफिट नहीं है जो बाकी इंटरनेशनल इंडस्ट्री जो है वो उसे ले पाती है। जबरदस्त, बेहतरीन हो गया। नहीं, आई थिंक वो आप सही कह रहे हैं, पॉलिटिकल की वजह से ये वाली इंडस्ट्री तो थोड़ी बदनाम भी है, वो जी बट ग्रोथ देयर नहीं हो आर पाई जी। एक्चुअल जो है उसकी वजह से हमने उसका पोटेंशियल चूंकि यूटिलाइज नहीं किया, हमने सिर्फ उसकी शुगर फाइनल प्रोडक्ट शुगर को रखा और शुगर को वो प्रोडक्टाइज होगी। उसकी निस्बत अगर उसकी बाई प्रोडक्ट को हम ग्रूम करें और उनको डेवलपमेंट अच्छी करें तो ये एक अच्छा सोर्स आएगा जॉब्स देने के लिए भी और जो इकोनॉमी के अंदर जो है वो उसको सपोर्ट देने के लिए। चलें, बेहतरीन हो गया। हसैन भाई, आप थोड़ा-सा अपना इन्वेस्टमेंट का बैकग्राउंड बता दें। क्या आपने आज तक इन्वेस्टमेंट की है स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में किसी के थ्रू? जी, लाइक मैंने बेसिकली दूसरा एक एंगल था। मैं बेसिकली माउंटेनियर हूँ, तो वो एक 2008 तक का पीरियड था जिसमें मैंने लाइफ को सिर्फ अपने लिए जो है वो जिया और जो कुदरत थी उसको उसको देखा जो है। 2008 में मैंने एक इन्वेस्टमेंट का एक लिया मौका, बट अनफॉर्चुनेटली वो उसके बाद 2008 में मार्केट क्रैश हुई और वो नहीं, कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। फिर बीच वाले स्पैन में मैंने जो है 2014 तक देन फिर यूरोप के ट्रैवलिंग और वो सारा रहा। 2014 में फिर मेरी जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी मैंने उसको रखी इसमें प्रॉपर्टी के अंदर जो है। क्योंकि मैंने जब पढ़ रहा था बिजनेस को पढ़ा तो उसमें ये था कि मुझे जो है वो टारगेट था कि 30% ऑफ दी जो मेरी नेट सैलरी है उसका मुझे जो है वो लेके जाना है, सेविंग के अंदर लेके जाना है। तो उसमें फिर प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो वो उसमें रखी। फिर बीच में 2013 में एक दफा इन्वेस्टमेंट की, वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था। 2013 या 12 में जो है मार्केट क्रैश हुई और वो भी मेरी इन्वेस्टमेंट उसमें वेस्ट हुई। और फिर जो है वो आज से कुछ 7-8 महीने फिर दोबारा मैंने म्यूचुअल जो है फंड्स में दोबारा इन्वेस्टमेंट और स्टॉक एक्सचेंज में एक माइनर सी इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंज और कुछ म्यूचुअल फंड में की है जी। हसैन भाई, जब भी आप आते हैं मार्केट क्रैश हो जाती है, आजकल भी कोई ऐसा ही सीन है? आपके आने के बाद ही नहीं हुआ ये? हाँ, नहीं, मैंने इसलिए बड़ा ही उस वक़्त तो इसको इसको सोच समझ के कर रहा हूँ कि मेरी वज़ह से ऐसा ना हो। लेकिन मैं खुद भी समझता हूँ कि प्रॉपर्टी की मेरा बैड एक्सपीरियंस इस एंगल से था। देखिए, हमने हमने आए हैं और अपने हिस्से का काम इस मुल्क के लिए करके जाना है। जी, प्रॉपर्टी जी। में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो चूँकि वो नहीं है, उसपे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही या वो ऐसा नहीं है कि वो कंट्रीब्यूट करती है सिस्टम में। इसलिए मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को इतना अच्छा नहीं समझता हूँ। हमें इन्वेस्टमेंट अल्टीमेटली स्टॉक एक्सचेंज या म्यूचुअल फंड में ही लेके आनी चाहिए, कि ताकि वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट बने। बिल्कुल सही है। हसैन भाई, एक काम करते हैं कि जो पहली आपकी 2007-8 की इन्वेस्टमेंट थी, मैंने ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे पूछा था। अगर आप जी, सिर्फ जी। एक आध कंपनी बता दें जो आपने शेयर भी की थी, कि वो कितने पे ली थी और किस वक़्त ली थी,
हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि वो अगर आपने सेल ना की होती तो वाकई क्या आपका उस वक्त जो लॉस था वो लॉस था, या अभी के टाइम पे देखे तो वो क्या था? तो कौन कौन सी मैंने कंपनीज ऐसे जी 2007 में एचबीएल में जो है वो शेयर लिए, प्राइवेट हो रहा था तो उस वक्त शायद 120 के अराउंड जो है प्लस माइनस पे वो शेयर परचेज किए थे। और उसके बाद शायद कोई 30 अराउंड जो है मैंने सेल किए 2008 के मिड में या स्टार्ट क्वार्टर के अंदर जो है। एक में और आपने जी जी, पहले एक एक करके चलते हैं। आपको पता नहीं, आपने हमारा सरमाया डॉट पीके पे आरओआई कैलकुलेटर देखा हुआ है आपने? जी जी अच्छा, मैं काम करता हूँ कि मैं उसी आरओई कैलकुलेटर में ना आप ही की जो चीज़ें हैं वो मैं डालता हूँ, ठीक है? और जस्ट एक लर्निंग ही है एक लिहाज से, क्योंकि हमें लगता है कि शेयर की प्राइस नीचे जा रही है, ज़ीरो पे ना चली जाए तो उसको सेल करके निकलो। तो हम ये अज़्यूम करते हैं कि मेबी आपने हबीब बैंक के बारे में कोई अच्छी चीज़ सुनी थी तो आपने इन्वेस्ट किया था। और अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो सेल ना किया होता तो आपको क्या अभी तक हो सकता था, ठीक है? सो मैं अगर हबीब बैंक को वैसे भी करूँ, ये मेरे ख्याल में लिस्ट ही 2007-8 में हुई है। अगर मैं इसकी चेक प्राइस हिस्ट्री पे जाऊँ तो आई बिलीव कि आपने 120 का अगर लिया है तो 2008 में ही लिया होगा, क्योंकि इसकी प्राइस जो थी ना वो 2008 में 80 और 324 के ऊपर थी। हाई इसका 324 था और जो लो था ना वो 78 था। सो आपने लिया था 120 का, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने 120 के फॉर एग्जांपल 1000 शेयर ही लिए है, ठीक है? अगर हम सिर्फ इसको कैलकुलेट करें ना, एचबीएल ने आपकी 1,20,000 की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसकी आज के दिन की वैल्यू है 3,60,000 रुपया, ठीक है? आप एग्जिट कर गए थे, किस साल आपने एग्जिट लिया था वैसे? 2008 में ही जो है वो स्टार्ट ऑफ द सेकंड क्वार्टर में। और कितने का आपने सेल किया था? आई थिंक 33 अराउंड इज। ठीक है, वो मेरे मुझे लगता है कि उसके चार्ट में हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 2009 में शायद 33 समथिंग या उसमें लो लगा हो। खैर, जो भी आपका लो था, अगर आपने कुछ ना किया होता ना और ये कंपनी में इन्वेस्टेड रहते, हालांकि हबीब बैंक ने पिछले 3 साल में काफ़ी मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था और जिस तरह के मसले मसाइल थे, बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा हिट लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इवन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थी 2000, अगर मैं कहूँ 8-9 में, ठीक है? 8 में आपने की थी। सो 2008 के पर्सपेक्टिव से आप देखें ना तो 1,20,000 3,27,000 रुपया है। आपके जो नंबर ऑफ शेयर थे वो 1000 की जगह तकरीबन डबल हो गए हैं। आपकी शेयर की प्राइस में इतना रिटर्न नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ जो बड़े बैंकिंग सेक्टर में ज़बरदस्त चीज़ होती है ना, वो ये होता है कि बैंकिंग सेक्टर दबा के डिविडेंड देता है। आपका अगर 1,20,000 इन्वेस्टेड था ना, तो उसे डबल ऑफ द अमाउंट उन्होंने डिविडेंड में ही दे दिया है, ठीक है? सो अगर आप इन दोनों को ऐड करें ना तो तकरीबन पौने 6 लाख रुपए का रिटर्न है, जो कि 10% कैगर का रिटर्न है। 10% ऑफ द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का रिटर्न है। इसका मतलब है कि आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट अगर आपने रखी होती तो अभी तक आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता, क्योंकि कंपैरेटिवली आपकी कंपनी बुरी नहीं थी। ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में ग्लोबल की वजह से मेल्ट डाउन आया था और सारी स्टॉक मार्केट दुनिया के नीचे गई थी। और हमें ये समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट नीचे जाने से या कंपनी की स्टॉक की प्राइस नीचे जाने से मतलब ये नहीं है कि कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होगी। हाँ, उसका इम्पैक्ट होता है कि ज़्यादा सेलर आएंगे, बायर कम होंगे तो स्टॉक की प्राइस ने नीचे ही जाना है। अगर आपने एक अच्छी कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड की होती, सो अभी भी आपके पास एसेट पड़ा हुआ है, खुदा ना खास्ता ये डूब नहीं रही थी या डीलिस्ट नहीं हुई या बिल्कुल जीरो नहीं हुई। हाँ, ठीक है, वॉलेटिलिटी जब होती है, जब नीचे जाती है, अगर आप बुक कर लेते हैं तो वाक़ई वो आपका लॉस होता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी आपने ली हुई है और वो नीचे जा रही हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि लॉस कर रही है, मेबी आपके पास अपॉर्च्युनिटी है कि आप उस अच्छी कंपनी को बाय कर सकते हैं। सो आपके केस में मेबी अगर आपकी इन्वेस्टमेंट थी, इनिशियल थी, ऑब्वियसली लोगों को अपने पैसे से लगाव तो होता है क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने कमाए होते हैं, और उसके नीचे जाने से एक डर भी होता है कहीं ये बिल्कुल ज़ीरो ना हो जाए और आपकी इतनी मेहनत की हुई रकम आपकी चली जाए। लेकिन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे समझाने का ये था कि कभी भी अच्छी कंपनी को लेकर सिर्फ स्टॉक की वॉलेटिलिटी को देखकर घबराना नहीं चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी कंपनी को जितना ज़्यादा देर तक रखें और अगर सस्ते में मिल रही है तो उसको बाइंग के एटीट्यूड से ही रखें, अनटिल एंड अनलेस कि आपको उस कंपनी के अंदर कोई फंडामेंटल ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिससे जिसको देकर आपको एग्जिट लेना चाहिए, ठीक है? सो ये मुझे थोड़ी-सी चीज़ नज़र आई थी आपकी इस कंपनी के अंदर। एक्चुअली मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें माड़ी पेट्रोलियम पे थी कि आपकी शायद अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी और उसके ऊपर आपने बनाई। उसके बाद जी, मैंने जी। उसके सारे उसके फंडामेंटल जो है उनको स्टडी भी किया माड़ी के। और बट जब आप उसको यूट्यूब को देख रहे होते हैं तो आप सिर्फ आपको नहीं देखा जा रहा होता, किसी और को भी देख रहा होता है ना। तो किसी और ने कहा कि नहीं ये 360 पे जाएगा, मुझे याद है कि 406 पे था
जिस दिन मैंने उसको लेने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा शायद ये 360 पे जाएगा, वेट कर लेना चाहिए। और उसको वेट करते-करते वो फिर 800 पे जाके मैंने लिया उसको। बिल्कुल सही है। तो वो समटाइम्स जो है वो शायद जो हम बेसिकली टेक्नोक्रेट हैं या नहीं, जिनका जो है फाइनेंस से रिलेशन नहीं है, तो हम राइट टाइम को शायद चूज नहीं कर पाते। हालांकि बाड़ी नहीं, पेट्रोलियम को अगर मैं टेक्निकली देखूं तो शायद मैं आपसे थोड़ा सा बेहतर उस एंगल से देख रहा था कि उसके अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है। और मेरी अपनी फेवरेट भी थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, क्योंकि आज नहीं है, अगर आज इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आज ये कंपनी क्राइसिस में मुझे नजर आ रही थी या आएगी, मुझे पता था कि इसने नीचे जाना है, लेकिन जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा था इसका 2-3 साल बाद एक बेनिफिट आना है, जो जो जब उसने प्रोडक्शन पे प्रॉपर आना है ना। लेकिन वो ट्रेड मिस की। अब मुझे हालांकि वो 406 पे मुझे याद था कि आपकी उन दिनों में मैंने वीडियो देखी थी, बट वो दूसरी वीडियो को 3060 के चक्कर के अंदर वो मैं लेट कर गया उसको। आई थिंक यूट्यूब का मसला सबसे बड़ा ये है ना कि आपको इतने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिलते हैं ना कि आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर क्योंकि वो यूट्यूब पे वीडियो है ना, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। अगेन कमेंट्स के ऊपर भी इतने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं कि आपको समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ ठीक है। जो सबसे आसान चीज़ है ना, जो मुझे समझ आई है, देखें अच्छी चीज़ जो भी है ना, जो मैं इस ROI टूल के थ्रू समझाऊँ, वो यही समझ आई है यार कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको छोटी वॉलेटिलिटी से घबराना नहीं चाहिए। अच्छी चीज़ को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। अगर आप मारी पेट्रोलियम पे मेरे यूट्यूब पे ही देखें, मैंने इनफैक्ट लास्ट ईयर 2023 में अगस्त-सितंबर में मैं मनी माइंडसेट कर रहा था, वो रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है वेबसाइट के ऊपर भी। मैं उस वक़्त भी इसका एग्ज़ाम्पल देता था, यार इसके देखो रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं, इसकी प्राइस ने मीट नहीं किया तो दिस इज़ ए अंडर वैल्यूड कंपनी। अब वो पूरा साल, 1.5 साल जो है ना, 1400, 1500, 1400, 1500 उस पे रही है। ऑल ऑफ अ सडन फिर हमने इवन उस पे ट्रेड भी लाइव ओपन की। मुझे याद है कि जब उसका डिविडेंड और बोनस अनाउंस हुआ तो सारे लोग बोनस के टैक्स की वजह से उसको घबरा रहे थे कि बोनस का टैक्स पे टैक्स कटेगा तो इसको ले एग्जिट कर लो, जरूरत ही नहीं है। फिर वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई यार कि एग्जिट के चक्कर में आप एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लूज कर रहे हो। आपको सिर्फ टैक्स के ऊपर नहीं निकलना चाहिए कि आपने टैक्स कितना देना है। तो वो एक्स होने के बाद 425 पे ओपन हुआ शायद। तो उस वक़्त भी वीडियो बनाने का मकसद खुदा ना खास्ता ये नहीं था कि देखें एट द एंड ऑफ द डे जो मेरी वीडियो होती है उससे हमें क्या बेनिफिट होता है। अगर आपका प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा, और यस, इंटेंशन हमें प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही होती है। हम कोई ब्रोकर तो है नहीं कि हम सेल करेंगे तो हमें बेनिफिट होगा। ज़्यादातर लोग यही इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, जी इन्होंने सेल किया क्योंकि इनको कमीशन मिलना था। हमारे केस में तो वो सीन ही नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव अगेन यही है। ROI में अगर आप मारी पेट्रोलियम को, अगर मैं थोड़ा-सा यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस पे हो रही है, अगर सिर्फ मारी पेट्रोलियम को आप देखें ना ROI के पर्सपेक्टिव से, 2002 में जो मैं चीज़ देखता हूँ, वो मैं क्या देखता हूँ? वो मैं ये देखता हूँ कि यार ये कंपनी, जिस तरह मैंने अभी आपको बता रहा था, इस कंपनी का भी ₹50 का था, ठीक है? और ये अगर आप अभी देखें 50,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी 2 करोड़ 12 लाख रुपया है। अब मैं हसैन भाई आपसे पूछूँ कि यार वो कौन-सा ऐसा जादू है कि आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट को 2 करोड़ कर देगा? सिर्फ आपने होल्ड करके रखना है, ठीक है? यस, वॉलेटिलिटी को नहीं घबराना। और सिर्फ ये सीन ही है, आप इसकी हिस्ट्री में भी जाएँगे, 55 था तो 50% नीचे गया, 100 था तो 50% नीचे गया, 102 पे था तो ₹9 पे गया, ठीक है? 408 पे था तो ₹100 पे गया, फिर अगर 800 पे था तो 200 का गया। वॉलेटिलिटी तो हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट और कंपनीज में होती ही है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर आप इसका आखिरी साल देखें ना, 2024 का जो कि अभी गुजरा है, ठीक है? आपने इन्वेस्टमेंट की थी 50,000। अगर आप सिर्फ 4,90,000 को 3,60,000 को आपस में ऐड करें ना, तो तकरीबन ₹60,000 का डिविडेंड आप मंथली कमा सकते थे बाय जस्ट होल्डिंग अ गुड कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अभी तो मैं फाइनेंस की बातों पे ही नहीं आया कि इसका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। हालांकि अभी लेटेस्ट वाली उसके अंदर इनके रेवेन्यू और उस पर हिट पड़ी है, लेकिन अगेन अगर आप थोड़े मैक्रो को और थोड़े से ज़रा ज़ूम आउट करके देखें, कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल है, कंपनी बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे बैठी हुई है, कोई इतना मसला नहीं है। हाँ, जब इसके वाक़ई हालात इतने ख़राब होंगे, जब हमें नज़र आ रहा होगा यार लॉसेस में आ गई है, नहीं कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रो कर रही है, फिर आप बेशक एग्ज़िट ले लें। अनटिल अनलेस कोई आप रेड फ्लैग ना देखें, सिर्फ इस चक्कर में कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी 400 की है तो 700 की हो, आप लोगों के पास टेक्निकल एनालिसिस का उस तरह का नॉलेज ही नहीं है। अगर नहीं है तो द बेस्ट वे टू मेक मनी इज टू बिकम लेजी, कि आपने कुछ नहीं करना। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि यार आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे तो उससे बेहतर है कि आप लाख रुपए इन्वेस्ट करें, उसको 10 साल के लिए छोड़ दें। लोग 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं और 10% का प्रॉफिट लेकर निकल आते हैं और बेनिफिट एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होता उनको।
अच्छा हसैन भाई, एक तो चले ये होगी, अभी के टाइम पे आप जब इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से अभी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि अब आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ना, आपने क्या सोचा हुआ है? अभी आप कह रहे थे 30% ऑफ योर सैलरी शुड बी गोइंग इन इन्वेस्टमेंट, अभी भी वही आप माइंडसेट से काम कर रहे हैं अभी? अभी उसी माइंडसेट से बेसिकली इस वक्त लाइक भाई मैंने कुछ जो डाउन प्रॉपर्टी में मैंने आपको करा प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट क्या होती थी कि आपने जो है वो सैलरी का एक पार्ट इंस्टॉलमेंट में देना है। ठीक है। मैंने 2014 में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट स्टार्ट किया प्रॉपर्टी के अंदर जो किया है, तो वो स्टिल वो इन्वेस्टमेंट ही है, उसमें सेल परचेज मैंने नहीं की कि उसको लॉन्ग टर्म में रखा हुआ है कि वो रहेगा। लेकिन अभी ये कर रहा हूँ कि 1 साल से जो है जो वहाँ से इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इंस्टॉलमेंट जो कम हो रही है, वो जो सेविंग आ रही है वो उसको मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है वो लेके आ रहा हूँ। और म्यूचुअल फंड में आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी हुई है अभी, किस तरह करें आप? इस वक्त तो मैंने कोशिश की जो जो मीडिया में ये सारा है कि मिजान का जो है वो इस्लामिक ज्यादा है और उसमें, लेकिन उनका प्रोसेस इतना लेंथी था म्यूचुअल फंड के जो है वो अकाउंट का, कि मेरे लिए जाके क्योंकि नियर मेरे जहाँ प्लांट पे हूँ तो नियर है नहीं है जो उनका है, तो मेरे यूबीएल का चूंकि अकाउंट सैलरी अकाउंट ही चलता है और उनका इजी भी था, ऑनलाइन ही हो गया, तो इस वक्त मैंने उसके यूबीएल के 2 सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। एक तो फाइनेंशियल सेक्टर में जो बैंकिंग वाला उनका है यूएसएफ है शायद फाइनेंशियल सेक्टर वाला, और दूसरा जो है वो शरिया में इक्विटी के अंदर, दोनों इक्विटी के अंदर ही थे। और ठीक एक थोड़ी सी अमाउंट मैंने रखी थी जो मुझे इमरजेंसी के लिए जो है वो अगर जरूरत पड़ती है, उसको मैंने फिर लो रिस्क वाले में रखा हुआ था, जो मुझे डे टू डे मैटर में अगर इमरजेंसी पड़ती है तो वो उसको मैंने उस पॉकेट में रखा। बिल्कुल सही अप्रोच है। वैसे अगर सैन भाई थोड़ा सा आप अपने बच्चों के बारे में भी बताएं, कितने बड़े होंगे, क्या हिसाब था वो कभी? मेरी बड़ी बेटी जो है वो ए लेवल में है, द फाइनल यूनिवर्सिटी अभी इस साल चली जाएगी, एक ओ लेवल के फाइनल में है, वो ए में आ जाएगी, और बेटा जो है वो क्लास 7 में। बिल्कुल सही है। और मैं वैसे आपको सजेस्ट यही करूँगा, माशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे भी आपके अब यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करूँगा कि अभी भी आपके जो माशाल्लाह इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप उसको इन्वेस्टेड रखते हैं विद दिस पर्सपेक्टिव एज़ वेल, कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं या बच्चों की ग्रेजुएशन के लिए चाहिए या कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव रखते हैं। काफ़ी दफ़ा हम जब इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आते हैं ना, तो हम गेन्स को देख रहे होते हैं, हम वेल्थ को नहीं देख रहे होते हैं। वेल्थ का मतलब सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, वेल्थ का मतलब ये भी है, मे बी आपका कोई ऑब्जेक्टिव हो जिसको आपने अभी से ही उसकी प्लानिंग कर रहे हो। अब जब आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आजकल की पढ़ाई भी माशाल्लाह इतनी महँगी हो गई है कि आपको एकदम जब इतना बड़ा बिल पड़ता है ना बच्चों की एजुकेशन का भी, तो वो अच्छा खासा बर्डन होता है, ठीक है? सो अभी भी आपका माशाल्लाह अच्छा टाइम है कि आप अभी भी 2-3 साल, 4 साल के ऊपर अपनी सैलरी में से कुछ पैसे, जो कि 10 से 15% भी हो सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 70% हाई रिस्क, 30% लो रिस्क, और इन दोनों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रखें। और ऑब्जेक्टिव आपने क्या करना है कि मे बी आपको अभी प्लॉट शायद सेल करने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन एक टेम्परामेंट जो आपको स्टॉक मार्केट को या इस तरह की इन्वेस्टमेंट में बिल्डअप करना चाहिए। आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है कि आप जब आते थे स्टॉक मार्केट नीचे जाती थी, तो मे बी अगर तीसरी दफ़ा आप आए और नीचे जा रही है, तो वो दूसरी चीज़ जो पहली 2 दफ़ा हुई है आपके ज़हन पे ज़्यादा हावी होगी। सो बेहतर ये है कि आप थोड़ा-थोड़ा करके इतना करें कि ये चीज़ें देखें, स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाती है स्ट्रेट लाइन की तरह। जी। इसने ऊपर जाना है, फिर थोड़ा करेक्ट होना है, फिर ऊपर जाना है, फिर करेक्ट होना है। हाँ, कभी जब आपको मैक्रोज़ इतने खराब लग रहे हों, जिस तरह अभी 2021-22 के बाद हमने देखा कि हमने पेट्रोल की प्राइस ही नहीं बढ़ाई और उसकी वजह से हमारे डेफ़िसिट इतना बढ़ गया और हमारी रिज़र्व बहुत कम हो गए। अभी उस तरह का मसला-मसाइल नहीं है। अभी आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं। इन्फ्लेशन की इन द मंथ ऑफ जनवरी 2.7 की फिगर आई है। हिस्टोरिकली ये सबसे कम फिगर आई है मेरे ख्याल में। यस। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरेस्ट रेट ने और नीचे जाना है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएँगे ना, तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो कोशिश करें हाई रिस्क पे ज़्यादा एक्सपोज़र लें। लो रिस्क बिल्कुल आपकी स्ट्रैटेजी ठीक है, जो इमरजेंसी फंड है, जो आपको जल्दी चाहिए, वो आप लो रिस्क में रखें, उस पे ज़्यादा रिस्क ना लें, ठीक है? और अपना जो प्लान है ना, वो अपने बच्चों के पर्सपेक्टिव से बिल्डअप करें कि मेबी 3-4 साल अगर आपकी बेटी ने अभी यूनिवर्सिटी में जाना है या 3 साल रह गए हैं, तो थोड़ा-थोड़ा करके ना सिप करें उसको, कुछ सैलरी अपनी निकाल के ना बच्चों के लिए कर दें। और कोशिश करें कि उनकी जो वो फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट आपके पास 3 साल बाद, 4 साल बाद होगी, उसकी प्लानिंग आपने अभी से की हो उसके लिए। अभी से कर। जी, जी। यस। तो
अभी आपके लाइक मैं अगर पूछे असल में इशू जो हमें इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आता है, भले वो म्यूचुअल फंड्स में है या स्टॉक एक्सचेंज में या दोनों में है, तो राइट टाइम क्या है इन होने का? क्या उसका देखा जाए कि ये इस फंड में आना है? सम टाइम हम लोग देखते हैं कि जो इस प्रेजेंट मंथ में है या ईयर में है, किसमें अगर मैं जिस फंड्स में मैं कर रहा हूँ, अगर उसको मैं प्रीवियस ईयर में देखता हूँ, तो अगर मैं हाई हाई को देख के अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो हो सकता है कि वो अपना हाई गेन कर चुका हो और अभी उसका उसका डाउन स्ट्रीम डाउन ट्रेंड आने वाला हो, और जिसने हाई गेन पिछले साल नहीं किया हुआ है उसका अप आने वाला हो। तो क्या देख के क्या करना चाहिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट को? बिल्कुल सही है। म्यूचुअल फंड के केस में तो बहुत सिंपल है सर। म्यूचुअल फंड में देखें, एक पॉलिसी रेट स्टेट बैंक आपको बता रहा है कि आपके मुल्क के हालात फ्यूचर में उनको क्या लग रहा है। अभी के टाइम पे मुल्क को ये लग रहा है कि आपके फ्यूचर में इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल्ड है, इन्फ्लेशन की फिगर्स नीचे जा रही हैं, और हम देख रहे हैं कि पिछले 6-7 महीने में 22% से हम 12-13% पे आ गए हैं इंटरेस्ट रेट जो हमारे पॉलिसी रेट्स हैं। सो उसका उसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं ना, तो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड ऊपर जाते हैं। मैं आपको एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई थी, मैं उसी का क्लिप एक दिखाता हूँ आपको, ताकि मैं ग्राफिकली आपको समझा सकूं कि स्ट्रेटजी आपको क्या होनी चाहिए। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, डोंट ट्रेड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और उसकी ही मैं म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स थे ना, उसको मैंने यहाँ पे मैप किया हुआ है। थोड़ी खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जहन भाई आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझे बताना है। जी। अच्छा, इसमें जो रेड लाइन है ना, ये आपकी लो रिस्क म्यूचुअल फंड है, इसका रिटर्न है, ठीक है। इस पे जो ग्रीन है ना, ग्रीन आपका हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है, ठीक है। जब भी राइट। इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर जा रहे होते हैं ना, जैसे ये ग्रीन के ऊपर मैंने बताया 12 से 13.5% हुए हैं दिसंबर 9 से लेकर अक्टूबर 11 तक, ठीक है। सो अगर आप देखो तो आपकी जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे होते हैं तो लो रिस्क म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही होती है, ठीक है। जो ही फिर हमने 2011 से लेकर 2016 में इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हुए देखे, तो आप ये देख रहे हैं कि रेड वाली लाइन नीचे जाती गई और ग्रीन वाली लाइन मिड में कहीं आप देख रहे थे ऊपर जाती गई, यानी इसी तरह की सीन है जिस तरह का अभी है। तो अभी भी हम देख रहे होंगे ना, अगर लेटेस्ट फिगर देखेंगे तो रेड लाइन आपको नीचे जाते हुए थोड़ी नजर आएगी, ग्रीन लाइन थोड़ी आपको ऊपर जाते हुए नजर आएगी। ऊपर। अगेन 2016 में मेरे ख्याल में आप भी 17-18 में आए थे, आप उस वक्त एंट्री लेते थे जिस वक्त इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हो, ठीक है। सो आप मे भी गलत एसेट क्लास में उस टाइम होते थे जिस टाइम पे आपको दूसरी एसेट क्लास में होना चाहिए था। अब ये देख रहे हैं आप कि जिस तरह ये ग्रीन लाइन थी, जब इंटरेस्ट रेट 5.75 थे, ये वही टाइम था जब पाकिस्तान मून पे जाने वाला था और नवाज शरीफ साहब को हमने उतारा, सीपेक काफी धूमधाम थी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2017-18 में इलेक्शन हुए, फिर इलेक्शन के बाद कंटिन्यूसली आपके इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते गए और आपका जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड था उस पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती गई, ठीक है। यस। और अगर आपको ये वाला पीरियड याद हो तो ये 2018 में असद उमर साहब कह रहे थे हमें आईएमएफ के पास जाना है, नहीं जाना, जाना है, नहीं जाना। इवेंचुअली हम चले गए थे, लेकिन तब तक इंटरेस्ट रेट माशाल्लाह हमारे 13.5 पे चले गए थे। अब ये जो है ना, कोविड का टाइम था जब एकदम, क्योंकि इकोनॉमी बिल्कुल ही बैठ गई थी, सारी दुकानें बंद हो गई थी, तो एब्रप्टली आपको इंटरेस्ट रेट नीचे जाना ले जाने पड़े। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव साइड उस तरह नहीं आता, क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन थी। बाय द टाइम इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नीचे थे, हमने रैली देखी स्टॉक मार्केट पे, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा हमने नहीं इतना वो रिटर्न देखा। फिर आपने 2019, 20, 21 के बाद जब इंटरेस्ट रेट और ऊपर गए, तो आप देख रहे हैं कि जो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट थी वो बिल्कुल ही जमीन पे आ गई। ये लेस देन 10% थी जब ये जी। आज से 6-7 महीने पहले मैंने मार्च अप्रैल में ये मैंने वीडियो बनाई थी। और लो रिस्क म्यूचुअल फंड बिल्कुल पीक के ऊपर था। अगर ये हिस्ट्री को आप समझे ना, जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे होते हैं, अभी की लेटेस्ट फिगर्स में ये कंपैरेटिवली रेड लाइन थोड़ी नीचे जा रही है, ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है। क्यों ऊपर आ ऊपर रही आई है। है? जी। क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं और लोगों का पैसा लो रिस्क से निकल के हाई रिस्क में जा रहा है। और अभी भी जो स्टॉक मार्केट इतनी ऑल टाइम हाई पे गई है, अगर आप देखें ना, ये नीचे की ये बार जो है ना, ये टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है। तो आपकी यहाँ 2009 में टोटल इन्वेस्टमेंट जो थी वो 700 अरब रुपया थी, ठीक है। अब वो 3 ट्रिलियन से भी ऊपर चलेगी। ये मैंने जब बनाई थी तो 2.34 बिलियन ट्रिलियन थी, अब 3 ट्रिलियन से भी ऊपर चला गया। उस 3 ट्रिलियन का भी अगर आप देखें अच्छे टाइम के ऊपर, स्टॉक मार्केट में एक टाइम था 2017 में 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी स्टॉक मार्केट में थी म्यूचुअल फंड की। अभी के टाइम पे जी। वो 10 से 12-13% है। तो एक तो एसेट्स ट्रिलियंस में चले गए हैं, परसेंटेज वाइज अभी भी 10 से 12 या 13% के अराउंड है आप, और लो रिस्क से भी पैसा निकल रहा है, ठीक है।
जितना ने इंटरेस्ट रेट नीचे और जाएगा, लो रिस्क में जब रहेगा ही नहीं, सिंगल डिजिट में आ गया, और तो सारा का सारा पैसा कहाँ पे जाएगा? सारा का सारा पैसा हाई रिस्क में आएगा, और जब हाई रिस्क में जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न मिलेंगे। तो जो आप कह रहे थे कि जो आप अभी एंट्री ले रहे हैं, बेस्ड ऑन जो हिस्टोरिकली जो इंटरेस्ट रेट का डेटा को आपको रिलेट करें म्यूचुअल फंड के साथ, आप सही वाले एसेट क्लास में अभी इन्वेस्टेड हैं, आपको हाई रिस्क में ही होना चाहिए। जी। नहीं, लेकिन मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ब्रांड है कि कौन-सा उसके पीछे मैनेजमेंट कौन-सी है म्यूचुअल फंड्स के नीचे, जैसे मेरे पास इस वक़्त यूबीएल है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट कौन-सी सिलेक्शन करनी चाहिए, और दूसरा जब हम हाई रिस्क में भी आते हैं तो फिर डिफरेंट है, जैसे ये फाइनेंशियल सेक्टर का है, शरिया कंपनीज़ का है, और इनमें। तो इनमें सिलेक्शन करते हुए क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम ब्रांड कौन-सा लें, और अगर ब्रांड भी लें तो उसके इनसाइड के ऊपर जो है हम क्या चीज़ देखें कि जो जो बेहतर हो, अगर इक्विटी में भी ही इन्वेस्ट करते हैं तो? बिल्कुल सही है। अच्छा सैन भाई, अगर आप सरमाया डॉट पीके के म्यूचुअल फंड पे आएँगे ना, तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मिंग फंड्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है? आप टॉप परफॉर्मिंग फंड्स पे जाएँगे तो आपको सब फ परफॉर्मेंस जो है ना सामने यहाँ पे ही नज़र आ जाएगी। अगर मैं जी, जी। यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल की बेसिस पे ना हाई कर दूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास हाई रिस्क के उस पे रिटर्न नज़र आएगा कि क्या रिटर्न चल रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको सॉर्ट करूँ ना, अब ये मेरे अपने ऊपर है, मैं इसको सॉर्ट करता हूँ 365 दिन के ऊपर, ठीक है? तो मैं देख सकता हूँ अल हबीब का डेडिकेशन इक्विटी फंड टॉप के ऊपर आ रहा है, अल हबीब का पेंशन फंड सेकंड पे आ रहा है। आई थिंक इस वाली फिगर को डबल चेक कीजिएगा, इनकी फंड मैनेजमेंट भी कभी-कभी ये थोड़ा होता है। लेकिन 100% इज़ द रिटर्न जो कि ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में भी आया नज़र 1 साल के अंदर, और फिर आपने यहाँ पे भी देखना है अल हबीब क्या है। देखें 2 तरीके हैं, एक तो आप सिंपल फंड्स की परफॉर्मेंस देखें आपस में कि इन फंड्स की परफॉर्मेंस बेहतर कौन-सी है। अब अप्रोच आपके ऊपर है कि आप साल को पहले देखते हैं, 6 महीने को दूसरा देखते हैं, मंथली को तीसरा देखते हैं, और फिर वीकली पे आते हैं, या फिर आप वीकली को पहले देखते हैं, मंथली को देखते हैं, 6 महीने को देखते हैं और साल पे जाते हैं। अब अगर मैं मंथली पे आऊँ ना, तो मंथली के ऊपर आप देख रहे हैं अल हबीब हाई रिस्क के अंदर ट्रेजरी फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स, ये सारे आपको रिटर्न दे रहे हैं। इनफैक्ट मुझे ज़रा 1 मिनट देखने दें, ये हाई रिस्क में आ रहे हैं सही, क्योंकि मुझे लगता है ये हाई रिस्क में नहीं है, ये लो रिस्क हैं। खैर मैं आपको सिंपल एक बता रहा हूँ कि इसके ऊपर ना सिर्फ आपने ना अपने आप को देखना है कि 180 दिन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल अल अमीन इस्लामिक एनर्जी फंड आपको 70% रिटर्न दे रहा था, तो 1 महीने के अंदर वो नेगेटिव के अंदर है। इसका मतलब है कि एनर्जी फंड्स में थोड़ा-सा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? तो सिर्फ आपने ना साल को और 6 महीने को नहीं देखना, शॉर्ट टर्म के ऊपर भी देखना है कि इसके रिटर्न्स आ किस तरह रहे हैं, ठीक है? अगर आपने फॉर एग्जांपल यूबीएल में ही गए हुए हैं, तो यूबीएल का अगर मैं देखूँ आपको, यूबीएल के फंड में आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर मैं देखूँ अल अमीन फंड होते हैं ना इनके, ये ये यूबीएल, अल अमीन है और यूबीएल के नाम से दोनों। जी, जी। अब ये यूबीएल के सारे फंड्स हैं। अगेन ये स्ट्रैटेजी आप इस पे भी कर सकते हैं कि यूबीएल के फंड के अंदर देखें कि 1 साल के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया? अगर ये 89% है, तो महीने के अंदर ये नेगेटिव पे है थोड़ा-सा कंपैरेटिवली, ठीक है? लेकिन इसी तरह अगर आप अल लबीब पेंशन फंड, रिटायरमेंट सेविंग, खैर ये तो दूसरे फंड्स आ जाते हैं, लेकिन दूसरे फंड से मुकाबला करें तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपने कहाँ पे, आपने किस वाले फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है? यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड। फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर को अगर आप देखें ना, साल में इस सेक्टर ने 60% का रिटर्न दिया है, लेकिन कंपैरेटिवली इन सब फंड्स में यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर ने 1 महीने के अंदर बेहतर रिटर्न दिया। आप ये ऊपर देख रहे हैं सारे रेड में है। ये ये आपको रेड में लॉसेस दे दिया, आप वाले में कंपैरेटिवली कम है, और इवन अगर आप 15 दिन में देखेंगे तो आप वाला ही है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी इसमें प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब है यस। दूसरे सेक्टर पे थोड़ा प्रेशर था जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट है। एक चीज़ मैं और बताऊँ, हमने यहाँ पे ना एक और चीज़ बनाई थी, फंड बीटिंग इंडेक्स, ठीक है? तो फंड बीटिंग इंडेक्स का मतलब ये था कि वो कौन से फंड्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट की ब्रोकरेज, स्टॉक मार्केट के रिटर्न को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके अंदर भी हमने आपको क्या पैरामीटर दिए हैं कि आप महीने के अंदर देखें कि महीने में अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट ने नेगेटिव 4.8% का रिटर्न दिया है, तो आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट ने कितना रिटर्न दिया? अभी आप ये देख रहे हैं अल अमीन इस्लामिक डेडिकेटेड इक्विटी फंड, ये आपका यूबीएल का फंड ही है, ठीक है? जी, जी। इसने 1 महीने के अंदर स्टॉक मार्केट से को ना सिर्फ बीट किया बल्कि 8.5% का रिटर्न दिया है। सो दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट एज़ वेल। फिर आप इसको 6 महीने पे भी, 9 महीने 90 डेज़ पे भी देख सकते हैं। अब जिस तरह स्टॉक मार्केट ने 21% का रिटर्न दिया था 90 डेज़ में, ये सब कंपनीज़ हैं जिन्होंने उससे बेहतर रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे भी आप देखें, आपको यूबीएल या अल अमीन का कोई फंड नज़र आए,
तो खैर मकसद ये बताने का, आप यहाँ से भी वो फंड सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि इंडेक्स को भी बीट कर रहे हैं। नहीं, बेहतर ये अप्रोच। टूल है जी, जी ये जी। टूल एक अच्छा था, मैंने नहीं पहले इसको देखा था, लेकिन इससे टीम के स्मार्ट होने का ज़्यादा हो जाता है कि जो म्यूचुअल फंड की मैनेजमेंट है कितनी स्मार्ट है। और वो म्यूचुअल फंड में ना आप हमेशा देखेंगे बेंचमार्क, अब वो समझ ही नहीं आती बेंचमार्क क्या है। हमने बिल्कुल स्टेट कर दिया है, आप कैसी 100 से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं तो आप इसमें नजर आएंगे, नहीं कर रहे हैं तो फिर आप रेड वाली लाइन का मतलब है कि अगर ये 21% था तो इससे कम रिटर्न दी है इन सारे फंड्स ने, और ऊपर वालों ने ज्यादा रिटर्न दी है इस स्टॉक मार्केट की ओर। इसी स्टॉक तरह आप मार्केट। साल को अगर देखेंगे तो साल में भी आप यही देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर कंपनी या फंड ने बेहतर रिटर्न दिया हुआ है। यूबीएल डेडिकेटेड इक्विटी ने 170% का रिटर्न दिया है, जहां पे स्टॉक मार्केट ने सिर्फ 77% का रिटर्न दिया है। तो आपको ना डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखना चाहिए और कंसिस्टेंटली जो फंड आपको टॉप पर नजर आए आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगेन लाइक भाई आपकी अपनी जो सरमाया.com है, इसकी बी फंड्स हैं या क्या? नहीं, तो सर हम थोड़ा सा ये डाटा आपके लिए फ्री है अभी, जितना भी आप देख रहे हैं। जी जी हम अभी एज ए प्लेटफॉर्म, ऑब्वियसली यूट्यूब वगैरह पे आप फाइनेंशियल एजुकेशन देख रहे होते हैं, हमारा फोकस एजुकेशन वाली साइड पे भी है। अब आप खुद देखें कि आप अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी और आपके पास वो टूल्स ही नहीं है जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, तो ऑलरेडी आप लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस अभी आपको इनेबल करना है कि आपको मे बी किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने आप पर डेटा को ट्रांसपेरेंटली देखकर खुद डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो हम फोकस्ड हैं आपको वो टूल्स प्रोवाइड करने के लिए कि जो आपको इन्वेस्टमेंट में ना सिर्फ हेल्प करे बल्कि आपको प्रॉफिटेबल भी करे। सो अभी के जी टाइम पे हमने सिर्फ डेटा पे काम किया हुआ है। अब हमारा एक और प्लेटफॉर्म है ज़र के नाम से, आई डोंट नो आपने देखा या नहीं देखा। वो ज़र जो प्लेटफॉर्म है ना, अगर आपने नहीं देखा मैं आपको थोड़ा सा उसका भी डेमो दे देता हूँ। लेकिन जी उसमें हम कर क्या रहे हैं, उसमें हम कर ये रहे हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, इवन गोल्ड आपने रखा हुआ है, इवन आपके पास फिजिकल डॉलर है। अब ये 4 डाइवर्स आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है? आपको कैसे पता चलेगा इन चारों पे रिटर्न क्या है? आपके लिए बहुत मुश्किल है, आप माशाल्लाह खुद भी जॉब कर रहे हैं। एक स्टॉक मार्केट पे आप अलहदा रिटर्न देख रहे हैं, ये म्यूचुअल फंड पे अलहदा रिटर्न देख रहे हैं, फिर गोल्ड को आप देख ही नहीं रहे शायद, और डॉलर को आप लेकर वो उसका भी रिटर्न आपको समझ नहीं आ रहा। तो वो जो टूल है ना, वो आपको हेल्प करेगा, वो हमने मोनेटाइज़ किया हुआ है। उसका बेनिफिट क्या है कि वो आपको हेल्प करेगा आपकी वेल्थ को ग्रो करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो ब्रोकरेज की ऐप आपको मिलती है, इवन म्यूचुअल फंड की ऐप मिलेगी, उसमें वो विजुअलाइजेशन ही नहीं है जो आपको ये हेल्प कर सके कि आपने अपनी वेल्थ को ग्रो कैसे करना है। ठीक है, सो हम चीज़ ही फोकस उस पे है क्या, ट्रांजेक्शन कम करें। जो चीज़ आप ले रहे हैं सोच समझ के लें। जब आप ले लेते हैं तो एनालिटिकली हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप ट्रैक करते हैं तो वी इंश्योर कि आपको वो इन्फॉर्मेशन बाकी सारी मिले जो कि आपको इन्वेस्टमेंट को रखने के लिए एक बेहतरीन आपका मावन साबित हो सकती है। जी सर, और कोई क्वेश्चन है सर आपका हुसैन भाई? अरे लाइक भाई यही था। अच्छा हाँ, एक था कि आपका जो आरओई का वाला कैलकुलेटर था, मुझे जब इसको यूज करता हूँ तो मुझे जो हमेशा एक कंफ्यूजन रही कि उसमें हमें जो है वो फीड करना पड़ता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट बेस इन्वेस्टमेंट क्या है, या बेस रेट क्या है शेयर का। उसकी निस्बत वो हिस्ट्री से अगर उसको उस स्पैन को खुद ही उठाता है, हम ईयर देते हैं और खुद ही उठाए, अगर टूल को चेंज थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर ले, ताकि उससे उससे ये आसानी हो जाती है कि किस वक्त अगर मैं इसको लेता और इस वक्त प्रेजेंट मेरी क्या कंडीशन आती। वो असल में मसला ये था कि अब आपने माशाल्लाह 120 का लिया है। अगर मैं आज जाके 2009 लिखूँ ना, अब मेरी तो पास तो रेंज है कि हबीब बैंक की प्राइस फॉर एग्जांपल 380 भी थी और 78 भी थी। अब मुझे क्या पता आपने 120 का लिया है। वो तो हमने दिया इसीलिए कि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट के रेट के ऊपर आज के दिन पे देखें कि उनको रिटर्न कितना मिला है। तो वो मैनुअली इसलिए हमने रखा हुआ था कि आप अपने रिटर्न रिटर्न पे देखें कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और किसकी वैल्यू क्या है अभी। तो वो इसलिए हमने रखा हुआ था ओपन। हम जैसे बिगिनर हैं, किसी भी कंपनी को जब वो सर्च कर रहे होते हैं तो उनके लिए वो टूल भी साथ ही यूजफुल हो सकता है कि वो किसी भी कंपनी का इन्वेस्टमेंट करते हुए जो है वो अगर उनको वो आ जाएगा कि इसका कितना स्पैन है, तो उससे इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो जाएगी, या उस कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाएगी। एक मेरा आइडिया था कि अभी ना हम परफॉर्मेंस को बहुत एब्सोल्यूट में दिखाते हैं, उसमें हम डिविडेंड पे आउट नहीं दिखाते। तो हमारा आइडिया ये था कि हर कंपनी का ना एक कैगर होना चाहिए और कैगर के अंदर डिविडेंड इंक्लूसिव होने चाहिए। नेकेड चार्ट को देखकर ये बेनिफिट नहीं आप निकाल सकते कि इस कंपनी ने पे आउट कितना दिया। चार्ट में तो सिर्फ आपको प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक प्राइस नजर आ रही होती है। अभी जो आरओआई का टूल है ना, वो
मैं एग्री करता हूँ, आपको शायद उसमें वैल्यू उस तरह समझ ना आ रही हो, लेकिन हमने इसको फ्लेक्सिबल रखा है। अगर मैं हार्ड कोड करके या कुछ वैल्यूज रखूंगा ना, तो मे बी लोगों के लिए मुश्किल हो जाए उसको अंडरस्टैंड करना। अभी हमने सिर्फ ये कहा हुआ यार आप ये बताएं कि किस कंपनी के बारे में आपने देखना है, किस साल में था, उसकी शेयर की प्राइस अगर मैं आपको दोबारा बता दूं आरओआई में, तो हम जो चीज़ें दिखा रहे हैं वो बहुत सिंपल है। आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, कब से इन्वेस्ट किया है, जब से हमारे पास डाटा तब से डाल रहे हैं। आपकी जो चेक हिस्ट्री है ना, वहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे नेशनल फूड की प्राइस 2002 के अंदर मैक्सिमम ये थी, लो ये थी। 2007-17 के अंदर या 16 के अंदर 401 थी और ये 260 रही थी, थी। ठीक है? हाँ, ये रेंज हम बता देते हैं आपको, आप इसमें से खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, ये इसमें यूआरएल दिया हुआ है जी बेहतर, कि मैंने अगर आप क्लियर हो गया। हाँ, ये हमने दिया हुआ है ताकि आपको समझ आए कि आपने कितना। अभी आप मुझे बता रहे थे ना, जैसे एचबीएल मैंने 2007 में लिया था, तो वो जो चीज़ आप मुझे बता रहे थे उस रेट की मुझे, ये देख रहे हैं हबीब बैंक 302 और 300 240 था, मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपने 2008 में 2008 में होगी। 120 का लिया था। हाँ, 2008 में लिया होगा तो वो इस रेंज के अंदर ही है, तो आपने शायद इसी साल में लिया होगा। सैन भाई और कोई क्वेश्चन आपका जो आप पूछना चाहें? द फर्दर जो है मलिक भाई, अगर अगर ये है कि इन्वेस्टमेंट में हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक एक्सचेंज या गोल्ड और इस तरफ आते हैं, इसके अलावा क्या जी, जी। आप बेसिकली आपका आपका जो फाइनेंशियल सेक्टर का एक्सपर्टीज है कि क्या जो है, अगर जो जो हम जैसे सैलरी वाले हैं, इनको अपना बिजनेस या किस तरफ, इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं अपना बिजनेस या कुछ चीज करने के? आई थिंक सबसे बेहतरीन काम है चलते फिरते बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अपना बिजनेस करेंगे तो एक वो टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा है, कैपेक्स भी जी जी। आपके पैसे ज़्यादा लगते हैं, रिटर्न आपको काफ़ी देर बाद मिलता है, और फिर आपकी क्योंकि माशाल्लाह आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस टाइम पे ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा मसला बनता है। अब वो सो मुश्किल हो बेहतर जाता ये है है कि कि उसको। हाँ, सो बेहतर ये है कि मे बी आप शुगर इंडस्ट्री को बेहतर जानते हैं, मे बी आप शुगर इंडस्ट्री के साइकिल्स को, उसकी इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं, तो मे बी आपको एक शुगर कंपनी को अंडरस्टैंड करने का ज़्यादा बेहतर तरीका है, रादर देन कि किसी और इंडस्ट्री में जाएँ, आप शुगर इंडस्ट्री में क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते, ठीक है? दूसरा ये है कि आप ना कभी भी, जिस तरह आपके केस में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं डालने। आपको कुछ गोल्ड भी लेना चाहिए, कुछ आपको रियल एस्टेट में ऑलरेडी आपका एक्सपोज़र है। आपको अगर स्टॉक मार्केट समझ आ जाती है, तो स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और आपको ना एक डाइवर्स सॉर्ट ऑफ एसेट बनाना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को यही कहता हूँ कि जब स्टॉक मार्केट बुरी परफ़ॉर्म कर रही होती है, तो ये नहीं होता कि सब चीज़ें बुरी परफ़ॉर्म कर रही हों, आपका गोल्ड ऊपर जा रहा होता है। गोल्ड का बेनिफिट क्या है कि आपको डॉलर के अगेंस्ट भी हेज है, आपको गोल्ड का वैसे ही बेनिफिट है। इसी तरह जब आपकी इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हो, तो स्टॉक मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर देती है। तो चीज़ें ना आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखनी चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, हमें लगता है हमें स्टॉक मार्केट में करोड़पति बन जाएँगे, हम सारा स्टॉक मार्केट मार्केट में चले जाते हैं। फिर हमें लगता है नहीं यार स्टॉक मार्केट में तो लॉसेस होते हैं, फिर हम सारा कुछ म्यूचुअल फंड लो रिस्क में डाल देते हैं। तो किसी भी चीज़ में एक्सट्रीम जो है ना वो सॉर्ट ऑफ नहीं सही। आपको बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए। कोशिश जी करनी जी। चाहिए कि उस जगह पे जाएँ जहाँ पे पैसे बनाना कंपैरेटिवली ईज़ी है। बिज़नेस को मैं डिस्करेज नहीं करता, अगर आपको पास आइडिया ऐसा है जिसके लिए आप पैशनेट हैं, आपको बिल्कुल परस्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपने सिर्फ़ पैसे कमाने हैं, तो मेरे ख़्याल में आपके बिज़नेस से ज़्यादा बेहतर और बिज़नेसेस होंगे, जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा पैसे बना के आपको कैसे दें। ठीक है, थैंक यू लाइक भाई। चलें हसनैन भाई, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आपने थैंक बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं, और ये होपफुली आपके जो क्वेश्चंस थे उनमें सब लोगों को भी बेनिफिट हुआ होगा कि कैसे जी वो जी। म्यूचुअल फंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आई वुड अगेन रियली अप्रिशिएट यू कि आप 2 दफ़ा गिरे हैं, लेकिन तीसरी दफ़ा फिर आए हैं आप, और इस दफ़ा होपफुली आप डाटा को देकर आए हैं, तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। और बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब आपका एक्सपीरियंस ही बैड हो, तो फिर आपने उसी फील्ड में आए, और इस दफ़ा फिर आप कोशिश करें कि वो पुराने एक्सपीरियंस को भूलकर एक नई स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा आपके साथ बुरा एंड नहीं होगा होपफुली। हाँ नहीं, होपफुली पहले पहले दोनों एक्सपीरियंस जो थे उसमें ये था, शायद जेल में था कि पैसे को इन्वेस्ट करना है और कमाना है पैसा। शायद इस वक्त वो नहीं है, उस इस वक्त ये है, वो कैलकुलेशन ज्यादा है कि जहाँ पैसा लगाना है वो देख के कि उसका उसका पर्पस क्या है और उसका आगे गोल्स क्या है। तो होपफुली ये बेहतर जो है वो जबरदस्त रिजल्ट रहेगा। और मैं ढूँढ ही रहा था ये क्या वजह है कि स्टॉक मार्केट परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रही? वो आपका सेशन हो गया था। लेकिन इंशाल्लाह बेहतर होगा अभी। तो बाकी थैंक यू वेरी मच। अगेन आप सब लोगों में अगर कोई बंदा इसी तरह डिस्कशन बेस करना चाहता है, गूगल का फॉर्म नीचे दिया है, प्लीज़ आप सेशन रख सकते हैं। प्राइवेट में अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, इतने ज़्यादा लोगों के प्राइवेट सेशन मेरे हुए हैं, 80% ऑफ द पीपल
इन्वेस्टिंग इन द रॉन्ग प्रीमियम की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो ली हुई है। हसैन भाई, आपने इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं ली हुई है ऐसे कोई? मैंने ली थी इंश्योरेंस पॉलिसी, लगभग ली थी, लेकिन मैंने लास्ट ईयर उसको विड्रॉ किया क्योंकि उसका मुझे बेनिफिट था। मेरा को अराउंड तो 32% जो है वो इनकम टैक्स आता है, तो मुझे बेनिफिट था, उसका रिबेट का बेनिफिट था। बट 2 साल ठीक। से जब उसका रिबेट खत्म हुआ तो मुझे उसमें कोई इतना बड़ा चार्ज नजर नहीं आ रहा था। ये रीबेट म्यूचुअल फंड के साथ इंश्योरेंस का भी खत्म कर दिया वैसे? इंश्योरेंस का खत्म कर दिया, इंश्योरेंस का आई थिंक 2 साल हो गए, 2 साल से नहीं आ रहा ना। म्यूचुअल फंड में पेंशन फंड का सुना था कि वो अभी शायद है जो है ना, तो पेंशन फंड में है वो लेकिन दूसरे फंड में नहीं है। म्यूचुअल में नहीं है, म्यूचुअल में भी खत्म कर दिया और 2 साल से इंश्योरेंस में भी खत्म कर दिया। तो फिर इसलिए इंश्योरेंस का मुझे कोई ऐसा, वो भी आपको पता है इंश्योरेंस वाला आप खुद कम करते हैं और जो इंश्योरेंस एजेंट है वो आपको ज्यादा डरा के ज्यादा करवा देता है, तो वो ऐसे ही हुई थी। बट मुझे बेनिफिट था कि मुझे 30% उसका रिबेट मिल जाता था, लेकिन वो ठीक इस है। साल मैंने उसको खत्म करवा दिया। कितने अरसे से आप कंटिन्यू कर रहे थे उस इंश्योरेंस पॉलिसी को? आई थिंक इट इज 6 years उसका मैंने प्रीमियम दिया। और 10 साल तो का था या 20 साल का था? 10 साल का था, तो 6 year का दिया है, जुबली की थी, और मुझे शायद उसके ऊपर जो है टोटल मेरी शायद अमाउंट थी 1.4 मिलियन थी जो प्रीमियम हुआ था, और उसके ऊपर कोई 150,000 जो है वो शायद एडिशनल मिला था जो उसके ऊपर मेच्योर हुआ। और हसैन भाई, महंगाई कितनी बढ़ी है इस 6-7 साल में? आई थिंक इज 7 टाइम 6 टाइम। मेरा जो अपना है, जो अगर मैं अपनी डे टू डे जो मेरे एक्सपेंडिचर देखते तो 6 और 7 टाइम तो जो है ना वो चीजें चेंज हुई है। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंश्योरेंस पे लोगों को समझ नहीं आती है। मैं तो अभी प्राइवेट सेशन करता हूँ। एक भाई ने 15 लाख रुपए की प्रीमियम ली हुई थी, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया था, यार इतनी गंदी इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं एहसान भाई, ज्यादा ना डर और खौफ होता है। एक प्रीमियम इंश्योरेंस वाला एग्जैक्ट कर वही रहा होता है कि वो स्टॉक मार्केट में जाता है या वो म्यूचुअल फंड में जाता है या कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता है। आप लोगों को मार इसीलिए पड़ रही है, खास तौर पे वो लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता कि एक बैंकर आके अगर आपको ये कहे यार 10 साल तक के लिए अगर आप 5-5 लाख रुपया सालाना देंगे ना, तो ये 10 साल में 50 लाख रुपया तकरीबन करोड़ रुपया बन जाएगा, और आप करोड़ के उसमें ही हो जाते हो कि करोड़। हालांकि करोड़ रुपए के चक्कर में आपकी जितनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है, 2.5 करोड़ से कम का प्रॉफिट ही नहीं है, आपका लॉस में ही चल रहा है, क्योंकि आपका रुपया इतनी डिवैल्यू हो गया है। और ये लोग, मैं अभी भी हैरान हूं कि लोग पैसे आंखें बंद करके दे देते हैं। जब हम ये कहें यार आप अपनी ज़ात के ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लो, ये फाइनेंशियल एजुकेशन होना कितना ज़रूरी काम है। थोड़ी सी गलत जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपका इतना बड़ा लॉस है, उससे बचने के लिए भी आपको एनेबल होना चाहिए अपने आप के लिए। और ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है फाइनेंस को समझना। बाय डिफॉल्ट हम लोग फाइनेंस ही वाली चीज़ें कर रही होती है। इसी तरह हमारी सैलरी आती है तो वो आमदनी होती है, हमारा जो खर्चा होता है वो एक्सपेंस होता है, जो बच जाता है हमारा प्रॉफिट होता है। इसी तरह कंपनियां काम करती हैं। आपने अपने तरीके से ऑप्टिमल वे में अपने इनकम को और अपने एक्सपेंसेस को कैसे कंट्रोल करना है, और जो पैसा बच जाए उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो। इसी के ऊपर सारा फाइनेंस डेवलप्ड है, और ये लोगों को समझ आनी चाहिए सबको। लेकिन असल में इस दफा जो मैं इन हुआ म्यूचुअल फंड में या इसमें, उसका मेन ये भी था। नॉर्मली हम लोग शायद कैलकुलेट ये कर रहे होते हैं कि आज किसी भी कंपनी का ये रेट है शेयर का, और ये प्लस या माइनस जा रहा है ना। लेकिन मैंने जो अभी अभी वाली थी, अब देखिए जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, ये अगर 2008 में मैं लूं, अगर मैं यहाँ आया तो उस वक्त इसकी कैपेसिटी जो है वो 7,000 टन पर डे थी, और इस वक्त इसकी कैपेसिटी जो है वो 14,000 टन पर डे है। तो हम्म। अगर उसने पिछले जो है 10-12 साल के अंदर अपनी कैपेसिटी को इनहांस किया है, तो डेफिनेटली उसकी शेयर की वैल्यू, उसकी वर्थ बढ़ रही है। हम्म। हम लोग नॉर्मली कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि नहीं उसने जो है वो मुझे रिटर्न कितना दिया है, लेकिन रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसके शेयर होल्डर है ना। शेयर होल्डर है तो इसका मतलब उसकी वर्थ बढ़ी हुई है। वर्थ बढ़ी हुई फ्यूचर है तो अर्निंग वो, पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, तो जी। वो फ्यूचर आज नहीं तो 2-3 साल अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं, तो वो वर्थ कहीं ना कहीं जो है वो आके जो अपने आप को शो करवाएगी। वो हम्म। सम टाइम, मैंने अगर देखो जो मेरे बेसिकली इंडस्ट्री में जो सीनियर्स या जिनके साथ मैं अटैच रहा, उनकी सोच होती थी जो इनकम है उसको उसको री इन्वेस्ट करो, हम्म। ना कि उसको जो है वो उसका प्रॉफिट लो और पॉकेट में डालो और आप जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाए ना। उससे बेहतर हम्म। है कि उसको उतना लो जितने आपके डे टू डे रिक्वायरमेंट है, और बाकी को आप इन्वेस्टमेंट में डालें। अब हम्म। जब आप इन्वेस्टमेंट में डाल रहे होते हैं तो लोगों को लग रहा होता है शायद कंपनी बैठ रही है, वो कंपनी बैठ नहीं रही होती, अपनी वर्थ को इंक्रीज कर रही होती है।
तो बिल्कुल सही बात। उसका उसका इम्पैक्ट जो है वो शायद 2-3 और या 10 साल बाद जाके जो है वो नज़र आता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट उसने जो है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करते गए थे, उसका 10 साल के बाद आएगा जब वो सडनली उसकी वॉल्यूम उसका चेंज हो चुका होगा। तो अभी की इन्वेस्टमेंट शायद मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से की कि हमें जो है वो 8-10 साल उसको वेट करना चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए। हाँ, ये देखना चाहिए कि वो हर साल पैसे जो है जैसे बैंकिंग सेक्टर है, मैं नहीं ज़ाती पसंद करता कि वो हर साल अपना प्रॉफिट का शेयर जो है वो किसी को दे देते हैं। उसकी हम्म। निस्बत अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देखता हूँ तो वो अपने शेयर का मेन पार्ट जो है वो उसको लेके जा रहा होता है अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने में, अपनी अपनी प्रोडक्ट की मॉडिफिकेशन में और उसकी मॉडर्न करने के अंदर। तो हम्म। उसकी वर्क जो है वो समटाइम तो ऐसी कंपनियां भी मैंने यहाँ ऑनर्स देखे जो 10-10 साल तक कंटिन्यू कुछ पैसा दे नहीं रहे होते हैं, वो प्लांट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो हम्म। देखने में मैंने अभी 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 जो है एज़ अ टारगेट है जो भी इन्वेस्टमेंट करूँ तो वो उन कंपनीज़ में करूँ जो अपने प्लांट की कैपेसिटी को एनहांस करने में या उसको मॉडर्न करने में इन्वेस्ट कर रही हैं ताकि वो फ्यूचर में जब कॉम्पिटिशन हो तो उसको वो बीट कर सके। बिल्कुल सही है। और आप तो पता है गूगल ने आज तक कभी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं वो कौन सी बिजनेसेस है जिनको एक्वायर करें, और उस एक्विजिशन के अंदर पैसा अपना लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो एक्विजिशन ही कामयाब हो। जिस तरह मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि गूगल ने यूट्यूब को एक्वायर किया 1.5 बिलियन में 2003 में। आज सिर्फ यूट्यूब इटसेल्फ सालाना मेरे ख्याल में 17-18 बिलियन का प्रॉफिट दे रही होती है गूगल को। तो वो इटसेल्फ उनको पता है कि यार उन्होंने इन्वेस्टमेंट को कहाँ करना है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि डिविडेंड ना आ जाए तो स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है, कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है जी पैसे कमाए हैं, बस हमें ही दे दे पैसे, कोई आगे फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर ना लगाए। तो वो भी एक मेरे ख्याल में अच्छी अप्रोच नहीं है। आपको अगर कुछ कंपनीज हैं जो कि डिविडेंड देती भी है रेगुलरली, लेकिन वो अपने फ्यूचर के लिए भी साथ साथ कर रही होती हैं, तो हमें ना बड़े ये चीज़ें भी देखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि डिविडेंड वाली कंपनी ही बेहतर है। आपको फ्यूचर अपनी अप्रोच भी देखनी चाहिए कि कंपनीज आगे अपने फ्यूचर के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। कितना इन्वेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज नथिंग, आपका फ्यूचर क्या है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपनी कंपनी को ग्रो करें। तो ये भी कि अगर इसमें एक टूल अगर ऐड कर देते हैं आपके जो कैलकुलेटर्स हैं कि जिसके अंदर जो है वो कंपनीज जो अपने फाइनेंशियल रिटर्न में अपने ऊपर इन्वेस्ट भी कर रही हैं, उसको मॉडर्न कर रही हैं, उस पे क्या इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर किसी टूल में वो भी ऐड हो जाए तो मेरे ख्याल में एक ज़्यादा बेहतर तरीके से जो सर्च कर रहा है या डिसीजन ले रहा है उसको डिसीजन लेना ईज़ी हो जाएगा। नहीं, आई थिंक उस तरह का तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारा वैसे डिफ़ॉल्ट में देखें ना, जिस तरह मैं आपको सिस्टम्स का दिखा देता हूँ, ठीक है? सिस्टम का आरओआई भी आपको बेहतर लगेगा, लेकिन सिस्टम की प्रोजेक्शन देखें ना, आपको स्ट्रेट अवे नज़र आ जाता है कि 5 बिलियन का रेवेन्यू कर रही थी, अब 37 बिलियन पे चली गई है। तो आपको नज़र आ रहा है कि कंपनी ग्रो हो रही है। 25% का प्रॉफिट था, अभी ऑब्वियसली इन्फ्लेशन और उसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा हिट पड़ा है, लेकिन आपकी कंसिस्टेंट ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। तो आप ना अपनी सेल्स को, ग्रोथ को, फिर मे बी आप जो बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ कितने थे, जिस तरह इनका वो है, वो आप डालते जाएँ साथ-साथ। यहाँ पे मे बी इनके 800 होंगे, तो यहाँ पे 10,000 से ऊपर होंगे, तो ऑटोमैटिकली आप देख रहे हैं जितने एम्प्लॉइज़ बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू टॉप लाइन आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो हर एक को हम डिफरेंट तरीके से फिर देख सकते हैं कि क्यों इस कंपनी का रेवेन्यू ऊपर जा रहा है। बिल्कुल अच्छा आइडिया है वैसे ये। चलें हसैन भाई, और कोई क्वेश्चन होगा आपका? मेरे ख्याल में घंटे हाँ को नहीं, हम बिस्मिल्लाह ऑलमोस्ट। बिस्मिल्लाह जो है ना जी। माशाल्लाह अच्छा अच्छा जो है ना आपके साथ सेशन हुआ। कोशिश करूंगा मैं किसी दिन आपके साथ प्राइवेट सेशन करूं ताकि उस पे मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर तरीके से आपसे एडवाइस भी मिलेगी और आपके आपका ऑलरेडी माशाल्लाह ज़बरदस्त अपना एटीट्यूड आपका है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, अच्छी बातें आप कर रहे थे। मुझे लगता है कि 2 लॉसेस के बाद अब आप तीसरी दफ़ा सही तरीके से माइंडसेट बना के आए हैं। तो इंशाल्लाह आप अच्छा इसी को आप कंटिन्यू करें। बस आपने शॉर्ट टर्म पे नहीं देखना, लॉन्ग टर्म को थोड़ा देखना है। जो भी लेकिन वोलेटिलिटी होगी, जिस कंपनी को माशाल्लाह आप अच्छे तरीके से बातें कर रहे हैं, बस आपको जब समझ आ गई कि ये कंपनी अच्छी है, स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो वो अपॉर्च्युनिटी है, उसको बाय करना चाहिए, उस पे सेल नहीं करना चाहिए। तो आपने बाइंग उस पे फ्रेम पे रहें, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जिस कंपनी पे आप इन्वेस्टेड है वो समझ आनी चाहिए कंपनी क्या है, और आपको ये समझ आनी चाहिए अगर ये नीचे गिरी है तो आपको और उठाना चाहिए, ना कि आपको सेल करना चाहिए। मैंने देख भाई इसी पे जब डॉलर था 175 का और सबको पता था ये इंक्रीज हो रहा है ना, मुझे भी किसी ने कहा कि डॉलर में पैसे जो है वो ले जाएं और बेहतर होगा। तो मैंने उस वक़्त उसको रिफ्यूज़ किया इस बात पे ऊपर कि मैं ऐसी दुआ डेली नहीं माँग सकता हूँ कि मेरी इनकम बढ़े। इनकम मेरी बढ़ने का मतलब ये है कि मुल्क नीचे जाएगा जो है ना। तो वो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट मेरी मुझे नहीं सूट करेगी जिसके लिए मेरी जो दुआ है वो मुल्क के लिए बदवा बने।
लेकिन इंडस्ट्री में मैं सबको ही मेरा अपना भी है कि इस म्यूचुअल फंड्स में या डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उससे एटलीस्ट जो है वो आपकी इंडस्ट्री या आपकी जो अदारे ग्रोथ करेंगे तो अल्टीमेटली वो बेनिफिट मुझे नहीं आएगा तो मेरी अगली जनरेशन को जरूर आएगा। बिल्कुल सही। नहीं, ये बच्चों के लिए तो आपके बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ आपने अब इंशाल्लाह आप सीखेंगे, समझेंगे, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा पॉजिटिव होगा, वो आपके बच्चों के लिए भी बड़ा अच्छा है। आप उनको भी गाइड कीजिएगा कि किस तरह ये चीज़ें चलती हैं सारी। जैसी बिल्कुल सही है। थैंक चलें आई थैंक यू थिंक वेंकट। हसैन भाई बहुत शुक्रिया। आई होप आप सब लोगों को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगेन आपकी कोई क्वेरी या कोई आपकी रिव्यू है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर की दीजिएगा। अगर आप लोग खुद इंटरेस्टेड है इस सेशन को अटेंड करने के लिए और इस तरह का एक लाइव सेशन आप अटेंड करना चाहते हैं तो अगेन गूगल का फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।